Subscribe to our channel for further updates. ऑनलाइन मेरे हिसाब से एक ऐसा 100 मीटर का रेस है जिसमें हम अकेले दौड़ रहे होते हैं और रियल टाइम कंपटीशन पता चलता है कि एक्चुअली हम किस स्टेज पर खड़े और हमें कहाँ तक जाना है। क्लासरूम में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत होता है। ग्रुप डिस्कशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में। देन व्हाई ब्रदर्स एकेडमी? बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है कि वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को उतना ध्यान नहीं देते हैं, रादर वो इसी पे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो जब मैं कोचिंग ज्वाइन करना था मैंने ब्रदर्स अकेडमी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे यहाँ पता चला था कि यहाँ पे बहुत पढ़ाया जाता है। हाँ। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तब मुझे वाकई पता चला कि यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाया। हर एक बच्चा जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, ये इस क्वेश्चन का वेट कर रहा होगा। प्रिपरेशन ऑफ योर जेईई मेंस एंड एडवांस, एनी गर्लफ्रेंड या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ आ गया? ये क्वेश्चन हर एक उस बच्चे के लिए है जो अभी 11th या 12th या ड्रॉप ईयर में है, चाहे मार्क्स नहीं ला पा रहा है और कुछ बैच के मार्क्स नहीं ला पा रहा है, फेस टेस्ट हो रहे हैं, शॉर्टलिंग टेस्ट हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, वो कम बैक कैसे करे? Hello everyone, today we have Rohan with us. Rohan is a student of IIT Mandi presently, and Rohan was a student of 2 years in some online platform और उसके बाद he was into drop years in Brothers Academy. बच्चे ने ड्रॉप का जो 1 साल था वो Brothers Academy से किया है and he finally made a successful journey. रोहन के बारे में एक और विशेषता है, he scored 100 percentile in JEE Mains. तो इन सब पर भी अपन बात करेंगे आज के विषय में, और बहुत सारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जस्ट लाइक प्रिपरेशन के दौरान डिस्कशन जो फ्रेंड्स से हम करते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो टफेस्ट क्वेश्चन है आज के, शायद सब कोई सुनना भी चाह रहे होंगे, तो डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, व्हाट ऑल ही कंक्लूडेड. So this was all the topic of today's discussion with रोहन. तो आइए चलो अपन अब पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं. हेलो रोहन, हाउ आर यू? हेलो सर, फाइन। कैसा? चलो रोहन, मुझे एक बात बताओ, मीन्स तुमने 2 साल ऑनलाइन 2 साल ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जेई की तैयारी करी थी, एंड उसके बाद 1 साल फिर ब्रदर्स एकेडमी. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म एंड द क्लासरूम कोचिंग प्लेटफॉर्म? जो मेन डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में है वो है हीट ऑफ द क्लासरूम, जो कि हमें ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है, जो कि ऑनलाइन में टोटली मिसिंग होता है। ऑनलाइन मेरे हिसाब से एक ऐसा 100 मीटर का रेस है जिसमें हम अकेले दौड़ रहे होते हैं। और रही बात ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में हमें रियल टाइम कंपटीशन का पता चलता है। हम अगर ऑनलाइन में कोई सवाल बना रहे हैं, 4-5 सवाल हम बना रहे हैं और हम वो बना के बहुत खुश हो गए कि हमसे सवाल हो रहे हैं। अगर यही सेम सिनेरियो को अगर हम ऑफलाइन कोचिंग में अज्यूम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें 5 सवाल मिला, टीचर ने हमें 5 सवाल दिया, हम पहला क्वेश्चन पे हैं और हम अपने बगल वाले को देख रहे हैं वो चौथा या 5वां क्वेश्चन कर रहा है। तब क्लासरूम में हाँ बहुत तब होता हमें है. रियल टाइम कंपटीशन पता चलता है कि एक्चुअली हम किस स्टेज पर खड़े और हमें कहाँ तक जाना है। तो उससे हमें पता चलता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टीचर कोई मेथड बताए और जो हमारे दोस्त है वो उसी मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया है कि वो सवाल पे बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है, क्योंकि स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो कि ऑफलाइन कोचिंग में नहीं हो पाता था, ऑनलाइन कोचिंग में नहीं हो पाता था, जो कि ऑफलाइन में मुझे बहुत अच्छे से मिला, जो कि मेरा प्रिपरेशन को बहुत अच्छे मोड़ पर ले गया। बहुत सही. यानी ये बात तो है कि क्लासरूम में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत होता है. किसी बच्चे को लगता है हम बहुत तेज हैं, तो जब 5-6 क्वेश्चन देते हैं ना, तो ये बात सही है, आपने किसी एक तरीके से किया, बगल वाला हो सकता है कि बहुत जल्दी करके बैठ चुका, उसका तरीका भी डिफरेंट हो. अच्छा, क्लासरूम में जैसे फ्रेंड्स से डिस्कशन करते थे, इसका कुछ स्पेशल एडवांटेज मिला? हाँ, ग्रुप डिस्कशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में। हाँ. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमें टीचर ने पढ़ाया उसमें हमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, और अगर हमें बाकियों से डिस्कस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक मेरे दोस्त को समझ में आ गया हो जो मुझे ना आया हो, तो मैं उसका हेल्प कर देता हूँ उसी मोमेंट पे। और ऐसा भी हो सकता है कभी मुझे कुछ समझ में आ गया, उसे ना आया हो, तो मैं उधर उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि कोई भी या कभी ऐसा हो कि कोई पर्टिकुलर मेथड टीचर ने बताया और मेरे दोस्त ने उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है जिससे सवाल जल्दी बन रहा है, तो वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ग्रुप डिस्कशन में। और फिर हमें एक पीयर प्रेशर भी फील होगा, मोर ओवर हमें एक मोटिवेशन भी मिला रहेगा कि मेरे सामने वाला इतना पढ़ाई करता है तो मुझे भी करना चाहिए।
परफेक्ट, यानी रिलेटिव कंपटीशन में तो नो डाउट यानी वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी। अच्छा रोहन एक बात बताओ, जैसे यू prepared for 2 years in some online platform, और since you are from रांची इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जब तुमने क्लासरूम कोर्सेज ज्वाइन करने की सोची, देन व्हाई ब्रदर्स अकेडमी? तो जब मैं कोचिंग ज्वाइन करना था मुझे, मैंने ब्रदर्स अकेडमी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे यहाँ पता चला था कि यहाँ पे बहुत पढ़ाया जाता है। हाँ। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तब मुझे वाकई पता चला कि यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जो टीचर स्किप कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारा जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो तो हमें पढ़ाए ही नहीं गए। यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे टॉपिक्स भी इक्वली इम्पोर्टेंस से पढ़ाए जाते हैं, जो कि आई थिंक मेन यूएसपी है ब्रदर्स अकेडमी का। मोर ओवर इसके कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, जो कि प्रीवियस पास्ट ईयर्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स रहा है ब्रदर्स अकेडमी का। और पेरेंट्स तो मतलब मेनली इस पॉइंट पे फोकस करते ही हैं कि पास्ट रिजल्ट्स कैसा हुआ हो, तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया। मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स जो भी स्कूल के थे उन्होंने भी ब्रदर्स अकेडमी को ही रिकमेंड किया था। अरे वाह, यानी स्कूल के टीचर भी रिकमेंड करते हैं, दैट्स वेरी गुड। यानी बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि स्कूल के टीचर्स ने भी रिकमेंड किया। इन जनरल अगर देखें ना तो दैट्स टफ, स्कूल के टीचर्स जनरली आईआईटी कोचिंग्स वगैरह को प्रमोट नहीं करते हैं। खैर एनीवेज, अच्छा एक बात बताओ, यानी हर एक बच्चा जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहा होगा ये इस क्वेश्चन का वेट कर रहा होगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ योर जेई मेंस एंड एडवांस, एनी गर्लफ्रेंड या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ऐसा कुछ था क्या? सर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन तो बहुत ही नॉर्मल है स्टूडेंट्स में, और ये ऐसा भी नहीं कि आप अवॉइड ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर एक बच्चा कोई जेई या नीट जैसी डिफिकल्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है हाँ, हाँ, और एकदम हाँ। डेडिकेटेडली कर रहा है, तो उसके पास टाइम मिलेगा ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए। हम्म। और मोर ओवर ऐसी गलतियां मैंने 11th-12th में करके देख ली थी, और मैंने ड्रॉप में ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये गलती तो आगे नहीं करनी। तो यही है कि अगर आप अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी पार्टनर है तो उसमें 1 या 2 घंटा उसे देना ही होगा। और और अगर कोई डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें टाइम बचता भी है इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि एक बार ये फेज़ खत्म हो जाए उसके बाद तो टाइम ही टाइम। हाँ, हाँ, परफेक्ट। यानी अच्छा कॉलेज में खूब टाइम रहता है यानी। हाँ। हाँ, तो ये सब चीज़ें वही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी ये सब चीज़ें कॉलेज में ही ठीक लगती हैं। यहाँ तो हिज आंसर वाज वेरी जेन्युइन कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सिंसियरली, बड़ा अच्छा बोला बच्चे ने कि अगर आप सिंसियरली आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं इन सब पंचायत के लिए। तो बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताओ, यानी ये ये क्वेश्चन हर एक उस बच्चे के लिए है जो अभी 11th या 12th या ड्रॉप ईयर में है, और वो हो सकता है 1 डेढ़ महीने से स्ट्रगल कर रहा है, यानी वो मार्क्स लाना चाह रहा है, मार्क्स नहीं ला पा रहा है, और क्विज में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, फेस टेस्ट हो रहे हैं, शफलिंग टेस्ट हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, वो कम बैक कैसे करे? यानी 1 डेढ़ महीने से वो कम बैक नहीं कर पा रहा है। कम बैक कैसे कोई कर सकता है स्टूडेंट? सर प्रिपरेशन में ऐसा कभी-कभी फेज़ आता है कि पिछले 3-4 टेस्ट से हमारा स्कोर लो है, जिसकी वजह से हमारा मोरल बहुत डाउन हो जाता है और हमें लगता है कि हमें ये होगा ही नहीं। लेकिन कमबैक करने के लिए बस हमें एक स्पाइक की ज़रूरत होती है। ये स्पाइक क्या है, मैं इसे इलैबोरेट करता हूँ हाँ, कि हाँ, अगर कोई भी 3-4 चैप्टर हमारा अच्छा नहीं हुआ है, हाँ। और जो भी हमारा प्रेज़ेंट चैप्टर चल रहा है, वो हम अगर अपने 100% देते हैं और एकदम अच्छे से जो भी टीचर बोल रहे हैं, एकदम एक-एक चीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो लाज़मी है कि हमारा उस चैप्टर का जो भी फेस टेस्ट या जो भी क्विज़ेज़ होते हैं, उसमें हमारा मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर एक बार मार्क्स बढ़ गया, बस यहाँ से मोमेंटम बनना चालू हो जाता है, और ये डेडिकेटेडली मार्क्स फिर सेम मतलब कंसिस्टेंटली अच्छे-अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। एक बस पुश की ज़रूरत होती है, जो कि बस एक बार अच्छे नंबर चाहिए, उसके बाद कमबैक अपने आप ही हो जाएगा। यू मीन टू से कि जैसे मान लो कोई 12th में बच्चा है, अगर उसका मान लेते फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का कोई एक चैप्टर चल रहा है, मैथ्स में चल रहा होगा एओडी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में कोई, तो अगर वो इन 3 चैप्टर को बहुत तगड़ा कर लिया और एक बार फेस टेस्ट में रैंक मार ली तो उसका कमबैक आ जाता है। और परफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एक बार जब रैंक आ जाती है ना, कॉन्फिडेंस ठीक चल रही है गाड़ी अपनी, तब तो फिर बच्चा खींच लिया था। बिल्कुल, यानी ये शायद वो एक जेन्युइन रिप्लाई था जो हर एक बच्चा सुनने में इंटरेस्टेड था। यानी बच्चों, एवरीवन, कोई भी अगर मेहनती है ना और स्ट्रगलिंग और थोड़ा सा अगर टफनेस महसूस हो रही है, फॉलो दिस, एक बस स्पाइक की आपको जरूरत है, एंड द डिफरेंस इज मार्वलस, यानी उसका कोई हिसाब ही नहीं होता है, एक बार बस बच्चा जाग जाए। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन
तीनों सब्जेक्ट में से पढ़ने के हिसाब से टफ एक अलग होता है और स्कोरिंग के हिसाब से टफ अलग चीज होती है। तो पढ़ने के हिसाब से टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहता है और स्कोरिंग के हिसाब से कौन सा रहता है तुम्हारे हिसाब से? तो मेरे हिसाब से पढ़ने के मामले में देखा जाए तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन स्किल्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। इजी सवाल को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका से प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि हमें क्लिक ना करे। तो पढ़ने में तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्कोर करने का जब टाइम आता है तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्कोर करने में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। स्कोरिंग में केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हमारा 100 नंबर का पेपर है और केमिस्ट्री में मेरे आ गए 80। उसमें मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे 100 में 80 आ गए, मतलब 80% मार्क्स आ रहे हैं। और जब भी इस मार्क्स पे अगर परसेंटाइल अगर आए तो ऐसा हो सकता है कि वो 99 टच भी ना करे। तो यही है कि कोई भी इजी सवाल, इजी सब्जेक्ट में अगर आप एक सवाल भी गलत करते हो तो आप बहुत स्टूडेंट से पीछे हो बहुत जाओगे। पीछे चला जाता है और स्कोर। यही कॉन्ट्रास्ट में अगर मैथ्स को देखें, हाँ। हमारा 100 नंबर का पेपर में अगर हम 55 भी स्कोर कर लेते हैं तो उस समय हमें लगेगा कि 50% ही 55% ही स्कोर है, बहुत कम है, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर यही परसेंटाइल पे अगर हम जाएं तो ये 99.5 भी क्रॉस कर सकता है। आराम से 55% 55 मार्क्स पे आराम से 99 परसेंटाइल तो क्रॉस करता है। वही है, ये जो एग्जाम है वो सिर्फ रिलेटिव है। हमें एब्सोल्यूट बस परसेंटेज ऑफ मार्क्स से जज नहीं करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है या कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। स्कोरिंग के हिसाब से मैथ्स बहुत इजी है, अगर अच्छे से मैथ्स पढ़ा है तो स्कोर आराम से हो जाता है। परफेक्ट। यानी अच्छा, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो ये कि यू स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन जेईई मेंस इन फिजिक्स। 100 परसेंटाइल थे कि 100 आउट ऑफ 100? 100 आउट ऑफ 100 भी थे। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। 100 आउट ऑफ 100। तुमको तो ड्रॉप ईयर में पीएचडी सर ने पढ़ाया था। तो यानी ऐसा कौन सा जादू हो गया ड्रॉप ईयर में कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे? यानी क्या क्या करते थे, प्लीज बच्चों को तो बताओ। 100 में 100 कैसे मारता है कोई? सर बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जरूरत तो नहीं पड़ा। पीएजे सर क्या करते थे कि जो भी टॉपिक पढ़ाते थे उसी दिन उस टॉपिक का होमवर्क देते थे, वो डीसी पांडे से और जो कोचिंग के मॉड्यूल होते थे उससे। तो मैं यही, मेरा तो यही एफर्ट रहता था कि मैं जिस दिन का काम है उस दिन ही उसे निपटा डालूं, ये नहीं कि अगले दिन के लिए छोड़ दिया। तो मैं डेडिकेटेडली सारे सवाल जो सर ने दिए वो किया, डीसीपी में जितने भी थे सवाल वो किया। जो भी डाउट होते थे मेरे डीसीपी मींस डीसी पांडे। ओके, हाँ जो भी डाउट्स होते थे मुझे किसी भी मामले में, किसी भी चैप्टर में, मैं जाके वो डाउट पूरे अच्छे से क्लियर करता था सर के साथ बैठ के। और फिजिक्स पढ़ने में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मतलब जो जो सर ने बताया बस वही वही फॉलो किया और मेरे आ गए 100%। मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, जितना सर ने बताया बस उतना ही फॉलो किया है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा रोहन, एक बात बताओ, यानी तुमने ड्रॉप लिया तो 12th में जब तुम थे और उसके बाद जब ड्रॉप का 1 साल था, तो सबसे ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट पीसीएम, सबसे भयानक इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में आया? तो सबसे ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट तो मेरा मैथ्स में आया था। जैसे मैंने बताया 11th-12th में मेरा मैथ्स बहुत ही वीक था। मैं मैथ्स से बिल्कुल डरता था सवाल अप्रोच करने में। फिर जैसे मैं ड्रॉप ईयर में आया, आपने जैसा जैसा गाइड किया, आपके जो बुक्स थे वो मैं रेगुलरली लगाता था। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल आपने कहा, जो भी प्रैक्टिस शीट्स आपने दी, वो सारा मैंने एकदम अच्छे से किया, जिससे मेरा मैथ्स में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर मेरा स्कोर भी अच्छा आने लगा था। एंड सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपकी वजह से मेरा जो सबसे वीक सब्जेक्ट था वो बहुत अच्छा हो गया और एक तरह से मेरा फेवरेट भी हो गया था एंड तक। अरे वाह, कितने परसेंटाइल थे तुम्हारे मैथ्स में? मैथ्स में 99.4। वाओ, दैट्स गुड। तो परफेक्ट, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। तो अच्छा, 11th-12th में ऐसी क्या गलती कर जाते थे कि मैथ्स अच्छी नहीं थी? मेन गलती तो यही था कि पहले कोई भी थ्योरी पढ़े और सीधे सिंगेज की बुक उठा लिया उसको सवाल लगाने के लिए। बीच में कुछ ब्रिज ही नहीं था कि इजी सवाल लगा रहे हो या सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हो। सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच किया और वो 10-12 क्वेश्चन देखा, उनमें से एक भी नहीं बने और फिर उसके बाद मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने कभी उठाया ही नहीं। वो पाइल अप होते गया, फिर उसके बाद मुझे मैथ्स एकदम नफरत सी हो गई। फिर मैं मैथ्स पढ़ता ही नहीं था, मेरे को मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं, बट मैथ्स भाई, आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट पीसीएम, देखो बच्चों, तुमको सबको एक बात बताता हूँ। मान लो आईआईटी जेई को एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो पेड़ में भी चढ़ना जानता हो, पेड़ में बंदर की तरह चढ़ जाए, वो पानी में स्विमिंग भी करना आता हो उसको, और उसको जरूरत पड़ जाए तो क्लाइंब भी कर जाए पहाड़ को। उनको 3 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। एंड इफ यू हैव ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक,
तो तुम आईआईटीएन नहीं बनोगे भाई, पहले ये क्लियर हो जाओ। द सेम इंपॉर्टेंस दैट यू हैव ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, दैट इज पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तुमको अगर कोई दो सब्जेक्ट आते हैं ना बहुत अच्छे, बट तीसरा तुमको नहीं आता है, तो तुम समझो तुम आईआईटीएन नहीं बनोगे, तुमसे जेई मेंस नहीं निकलेगा। ये परसेंटाइल का खेला ही यही है बच्चों। अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब है ना, पहले टोटल काउंटिंग में मान लो 100 में से 99 तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर दी और मैथ्स में 10 आए, तो एब्सोल्यूट काउंटिंग में तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आ जाती थी। बट अब परसेंटाइल का खेला है ना, तो तुमको ऐसा पटकेगा कि तुम्हारे दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बट तीसरा अगर बिलो एवरेज है, तो बिलीव में तुम 95 परसेंटाइल नहीं टच कर पाओगे। ये प्लीज अंडरस्टैंड द रियलिटी। परसेंटाइल में यही खूबसूरती है कि वो एवरेजिंग बहुत तगड़ी करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ परसेंटाइल। ये बच्चा समझता नहीं है, बट जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं भारत देश की, उनको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटाइल। ये एक इम्पोर्टेंस है। खैर, अच्छा रोहन, एक बात और बताओ। जैसे तुमको इन जनरल जो किसी बच्चे में अगर, जैसे मान लो अगर बच्चों का एक जनरल फिनोमिना है, तो बच्चों को जनरली पीसीएम में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मतलब मोस्टली क्राउड को तो मैथ्स ही लगता है, हम्म। क्योंकि मैथ्स में वही मैनिपुलेशन जैसा कि मैंने पहले बताया था, हाँ हाँ और हाँ सवाल हाँ। दिखते बहुत डिफिकल्ट है। कोई दिखते नहीं है, हाँ 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 हाँ। हमें ऐसा होता है कि सवाल को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि हमें क्लिक ही नहीं करता है कि इसमें कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। बस एक बार मैनिपुलेशन और स्किल सीख गए, उसके बाद तो मैथ्स में मजा आने लगेगा। अरे वाह, हाँ ये बात भी जरूर है कि एक बार अगर थोड़ा बहुत मैथ्स बनने लग जाती है ना, फिर मैथ्स में मजा आता है। तो बट वो मजा आने के लिए लेवल ऑफ इनपुट जो देना पड़ता है, दैट्स मोर टफ। अच्छा चलो अब थोड़ा सा अपन हमारे कॉलेज लाइफ की तरफ चलते हैं। जैसे हाउ इज आईआईटी मंडी, यानी एक, जैसे हम, मैं तुमको बताता हूँ, जैसे द आईआईटी मंडी इज इन हिमाचल प्रदेश, और हम लोग जैसे जो यहाँ बैठते हैं लगता है अरे बहुत दूर है कॉलेज यार, कहाँ इंटीरियर में होगा कॉलेज। वॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो फुली डेवलप्ड है, क्योंकि कई साल 16 ईयर्स के अप्रॉक्स हो भी गए उसके एस्टैब्लिशमेंट ओके। के। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डेवलप्ड है, सारे हम्म। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। हम्म। और लाइफ भी मतलब जैसा सोच के गए थे यहाँ से, हाँ। वैसे ही है वहाँ पे, मतलब अच्छा, एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्टेशन पे तरीके पूरा से। खरा उतरा है, ऐसा हाँ। नहीं कि डिसअपॉइंटिंग लाइफ हो, है ना? कैंपस तो काफी बड़ा है और काफी एडवांस भी है। अच्छा, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट वगैरह ये सब है? हाँ, बैडमिंटन कोर्ट है। आउटडोर, इंडोर? बैडमिंटन इंडोर। अरे वाह, और स्विमिंग पूल वगैरह? वो भी इंडोर। इंडोर है स्विमिंग पूल, ओह दैट्स रेयर, ये बड़ा वेरी गुड। तो बड़ा शानदार है। खैर, ये सब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ना बच्चों, तुमको मैं सही बात बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आप, और ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक कल्चरल एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, इन सब के लिए कॉलेज है ना, ये जो आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज है, ये फैसिलिटेट करते हैं, ये आपको वो प्रोवाइड, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट ये एक डिफरेंस है कि प्राइवेट कॉलेजेस में यू हैव टू पे फॉर दोस चार्जेस, वो फैसिलिटेट नहीं करते हैं, दे आर नॉट, दोस फैसिलिटीज आर नॉट फ्री। उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा अगर इफ दे आर इन कैंपस। पहली बात तो है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। क्लोज्ड बैडमिंटन कोर्ट्स, क्लोज लॉन टेनिस कोर्ट, ये सब बहुत रेयर चीजें हैं। स्विमिंग पूल तो क्लोज तो हमारे कॉलेज में भी नहीं है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा। खैर, आईआईटी इज नो डाउट। अच्छा रोहन, ये बताओ, मीन्स यू आर इन आईआईटी मंडी, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कितने बच्चे हैं वहां पर हु आर फ्रॉम ऑनलाइन क्लासरूम सॉलिडली, और कितने बच्चे हु आर फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम्स? यानी तुम देखते होगे ना, तो पूछते भी होगे भाई किस कोचिंग से आया है, तो ऐसे अपन लोग तो पूछते हैं ही कॉलेज में। तो कितना ऐसे बच्चा होता है? सर मेरे फ्रेंड सर्कल में तो मेनली सब कोई ऑफलाइन ही कोचिंग से सब हैं। क्लासरूम वाले हैं? हाँ। हाँ 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 ऐसा हाँ मतलब कोई स्टूडेंट फाइंड करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है जो कि सोली ऑनलाइन से होगा, क्योंकि जो हाँ। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने ऑनलाइन बस एक असिस्टेंस के तौर पर ले रखा था और पैरेलली किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल थे। वो हम्म। ऑनलाइन कोचिंग में बस अपना डाउट रिजॉल्व या कोई छोटा मोटा टॉपिक छूट गया उसके लिए यूज़ करते थे। तो मेरे जैसा मेरे मैंने आसपास देखा तो मेनली तो सब कोई ना कोई ऑफलाइन कोचिंग से ही एसोसिएटेड है। सब किसी न किसी कोचिंग से ही आए हैं, चाहे वो, सही बात है। यानी ये तो हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिलेक्शन लिस्ट अगर आप देखें ना बच्चों, तो सिर्फ क्लासरूम से पढ़ के किसी को रैंक मार देना अंडर 500, मेरे को लगता है ये तो आश्चर्य ही होगा। यानी कोई इंडिया की लिस्ट निकालेगा ना, तो आई डोंट नो कितने मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से नहीं मिल पाएंगे, इक्का दुक्का बहुत होगा तो। खैर क्या बोले, अब ये तो एक ऐसा विषय है कि जिस पर आप कैलकुलेशन किए बिना बोल नहीं सकते। बट ये तो मैं मानता हूँ कि वहां पर आप देखो किसी भी, इनफैक्ट आप किसी भी इंडिया के टॉप कॉलेज में जाओ, आपको ये तो मिलता ही है। अच्छा, एक और बात बताओ,
प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है और बच्चे क्या मास्टर्स वगैरह की तैयारी करते हैं क्या वहाँ से, यानी मास्टर्स करने के लिए बाहर जाते हैं? प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है आईआईटी मंडी का? सर आईआईटी मंडी का प्लेसमेंट सिनेरियो तो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट प्लेसमेंट्स है सारे ब्रांचेस के। और रही बात मास्टर्स के लिए, तो बच्चे तो बहुत ही जाते हैं मास्टर्स में। हाँ हाँ अब हाँ मास्टर्स के लिए मेनली दो तरह के लोग हैं। हाँ एक हाँ तो वैसे जो फर्स्ट ईयर में ही प्लान बना लेते हैं कि मुझे तो आगे जाकर मास्टर्स ही करना ओके है, हाँ हाँ तो वो बच्चे जाते हैं मास्टर्स के लिए। दूसरे वो होते हैं कि उन्हें एज पर देयर एक्सपेक्टेशन प्लेसमेंट ना हुआ हो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम है जिनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हुआ हो तो भी वो प्लेसमेंट को छोड़ करके मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो यही दो यानी यू मीन टू से कि क्राइटेरिया ऑफ किसी का स्टूडेंट्स है। 50-60 लाख का पैकेज लगे तो मास्टर्स में जाएगा? अगर उसका पहले से इंटरेस्ट नहीं, हाँ मतलब हाँ नहीं है, हाँ हाँ तो नहीं जाए। तो नहीं जाएगा, और किसी का 15-20 लाख का पैकेज लगा तो मास्टर्स में चला जाता है। हाँ। हाँ सही बात है, यानी मन चाहा पैकेज नहीं लगा तो मास्टर्स चले ही जाते हैं। हम्म, बहुत रेयर बच्चा मेरे को लगता है ऐसा होगा कि 50-60 लाख का पैकेज लगा तब भी मास्टर्स चला गया, यानी वो मन में ठान के बैठा था कि मुझे मास्टर्स ही करनी है। हम्म, ओ हाँ, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यानी एक बहुत शानदार लाइफ अगर किसी को गुजारनी है ना, तो इंडिया में जनरली ये बोलते हैं कि आप बीटेक करो आईआईटी से, उसके बाद आप मास्टर्स करो फ्रॉम मास्टर्स करिए आप यूएस से, और फिर आप वहीं जॉब करिए, वहीं सेट हो जाइए। ये सबसे शानदार लाइफ है जो मैं सुनता हूँ अभी तक, यानी जो फ्रेंड सर्कल के लोग जो रहते हैं, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद क्या हो जाता है कि उस कंट्री में आप 2-3 साल एज स्टूडेंट रहे ना, आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है। अब आगे लोकल लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, गप्पे मारना, ये सब समझने लग जाते हैं। तो आपको एक डेली रूटीन में एक बड़ा इफेक्ट आता है उसका। खैर एनीवेज रोहन, इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड बड़ा शानदार एक्सपीरियंस था ऑफ मेकिंग 100 परसेंटाइल, एंड होप टू सी यू विद ब्राइट फ्यूचर। चलो, बड़ा अच्छा लगा मिल करके। थैंक यू सर। होप टू सी यू सून अगेन। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू बच्चों। एंड आई एम श्योर आप लोग ने सबने भी कुछ ना कुछ इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिली ही होंगी। अगर कुछ गलतियां करते हैं तो ऐसी अवॉइड करिए। थैंक यू बच्चों। For more Join Brothers Academy, use Amazon to follow books by MSD Sir.